तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट का सॉल्यूशन एनसीईआरटी एग्जाम से। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके एमसीक्यू को। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द आरएमएस करंट इन अ 50 हर्ट्ज एसी सर्किट इज 5 एम्पेयर, द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड्स आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम्स 0, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर करंट एसी है देन उस केस में करंट की जो वैल्यू है ना, वो टाइम के साथ साइनसॉइडली वैरी करती रहती है। जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है कि 1/300 सेकेंड आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम्स 0, है ना। करंट की जो वैल्यू है 1/300 सेकेंड के बाद 0 हो जाती है। खैर हमें उस बात पे नहीं जाना, हमें उस पार्टिकुलर टाइम पे करंट की वैल्यू पता करना है। I = I0 sin ओमेगा टी। ओके, बात करें ओमेगा की तो ओमेगा होता है 2π/t, जनरली हम लिखते हैं, या फिर उसे 2π × फ्रीक्वेंसी, 1/t = फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है ना। मैंने बोला साइन ओमेगा टी, है ना। तो वहां पे जो टी है वो कोई भी टाइम हो सकता है, किसी भी टाइम पे करंट की वैल्यू हमें निकालनी हो तो वहां पे हम उस टी की वैल्यू वहां पुट कर देंगे। तो I = I0 sin ओमेगा टी। तो ओमेगा में आपका 2πf आ गया, f गिवन है 50 हर्ट्ज, टाइम गिवन है 1/300। अब यहां से आप फाइनली सॉल्व करें और आंसर ले आए। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे आरएमएस करंट गिवन है ना, क्वेश्चन में आरएमएस करंट गिवन है, तो सुनना अच्छे से जरा। I0 गिवन नहीं है, तो I = I0 sin ओमेगा टी, है ना। ये बेसिकली आपको याद रखना है, ये किसी भी टाइम है ना, और यही टी दे रखा है 1/300। I0 तो पता नहीं है जी, तो I0 कैसे निकालते हो आप? तो ये होता है आरएमएस करंट का √2 टाइम्स। ओके, जो मैक्सिमम करंट होगा, ये I0 क्या है? मैक्सिमम करंट है ना, और ये √2 टाइम्स होता है आरएमएस का। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पुट कर देना, और आई आरएमएस कितना गिवन है? 5 एम्पेयर, तो 5√2 पुट करो, तो I = 5√2 साइन ओमेगा मैंने बोला था 2π/t, लिख लो 2π 1/t, f हो गया आपका, है ना। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, टाइम पीरियड गिवन होता तो t हम डालते हैं यहाँ पे वैसे। तो ये हो जाएगा आपका 2π, और f आपका 50 हर्ट्ज है। ओके, और 1/300। तो ये देखो कैलकुलेट करोगे तो ये 250 100 हुआ, तो फाइनली ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो 5√2 साइन π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री। 5√2 साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, √3/2। ओके, अब क्या होगा ये? ऑप्शन में क्या है, कैलकुलेशन देख लेंगे। 5√2 आ गया ये, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन में खैर ऐसा कुछ नहीं दिया गया, इसमें है 5√2, तो ये तो होगा नहीं। फिर एक है 5√3/2, तो इसको देखते जरा, ठीक है। अगर मैं 5√2 √3, देखो अब 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? √2 × √2। ओके, तो इस √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 में 2 स्क्वायर रूट के अंदर। ओके, तो ये रहा आपका आंसर। तो आपके लिए फिजिक्स ये नहीं है, फिजिक्स तो बस इतना है। ठीक है, तो आपको इस लाइन को समझना है कि हम कैसे यूज करेंगे। क्वेश्चन है,
एन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर हैज़ एन इंटरनल रिएक्टेंस रेजिस्टेंस RG and an internal reactance XG. It is used to supply power to passive load. पैसिव लोड क्या होता है ना? लोड दो तरह के होते हैं, एक पैसिव लोड और एक एक्टिव लोड। तो पैसिव लोड जिसमें रजिस्टर हो, आपका कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, है ना, इस तरह के जो डिवाइस हैं इसको आप बोलोगे पैसिव लोड। एक्टिव लोड क्या होता है? जिसमें ट्रांजिस्टर वगैरह है ना। ओके, कंसिस्टिंग ऑफ अ रेजिस्टेंस RG and reactance XL. For maximum power to be delivered from the generator to the load, the value of XL is equal to, एक बात नोट कर लेना, है ना, कि अगर AC सोर्स है यानी AC सर्किट है, देन उस केस में जो रिएक्टेंस है, देखो रेजिस्टेंस को हम जीरो नहीं कर देंगे, लेकिन जो रिएक्टेंस है वो आपका जीरो होगा। तो टोटल रिएक्टेंस जीरो होता है, पहली चीज तो दिमाग में रखो। देन उस केस में यहां पे जो रिएक्टेंस है XL और XG है ना, XL लोड रेजिस्टेंस और सोर्स रेजिस्टेंस, XL और XG ये जीरो होगा। ओके, मैक्सिमम करंट फ्लो होने के लिए आप इसे भी ऐसे नहीं याद रखो, तो ऐसे समझो कि इम्पिडेंस कैसे निकालते हो आप, R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फाइनली है क्या? रिएक्टेंस, ठीक है। अगर ये जीरो कर दें, है ना, तो करंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। ओम्स लॉ से आपको पता है I = V/Z। तो अगर ये मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। हम इस रेजिस्टेंस को हम जीरो तो नहीं कर सकते, है ना, मिनिमाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। और कितना? मिनिमम जीरो आप कर सकते हो। देन इस केस में क्या हो जाएगा? XL = -XC। सेम क्वेश्चन में बस डीसी सोर्स अगर मेंशन कर दिया जाए, डीसी सोर्स, तो बस इतना आपको याद रखना है। उस केस में वहां पे रिएक्टेंस की तो बात नहीं होगी, लेकिन उस केस में लोड रेजिस्टेंस को इक्वल कर देना सोर्स रेजिस्टेंस के। देन इस केस में जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर इसका वेरिफिकेशन चाहिए तो कमेंट में मुझे बताएं, ओके, तो डिस्कस करेंगे। फिर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। When a voltage measuring device is connected to AC mains, the meter shows the steady input voltage of 220 volt. This means, तो एक बात समझो, आपको ये पता हो कि अगर आप AC को मेजर कर रहे हो, है ना, AC वोल्टेज, AC करंट, तो जो मेजरिंग डिवाइस है वो क्या मेजर करेगा? AC वोल्टेज और AC करंट। वहां से जो आप मैक्सिमम करंट फाइंड करोगे या मैक्सिमम वोल्टेज जब आप फाइंड करते हो तो √2 टाइम्स करते हो। अल्टरनेटिंग सोर्स में जो हम वोल्टेज या करंट को मेजर करते हैं उसे हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट बोलते हो आप, या हॉट वायर वोल्टमीटर। तो ये 2-3 चीजें आपके दिमाग में पहले से चलनी चाहिए। अब सीधे हम बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि इनपुट वोल्टेज कांट बी AC वोल्टेज बट अ DC वोल्टेज। नहीं, जो वो मेजरिंग डिवाइस मेजर करेगा वो एक्चुअल में AC वोल्टेज ही है। बी है मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज इज 220 वोल्ट। नहीं, मैक्सिमम इनपुट जो वोल्टेज होगा वो इसका √2 टाइम्स होगा। सी है द मीटर रीड्स नॉट V बट एवरेज वैल्यू ऑफ V स्क्वायर एंड इज कैलिब्रेटेड टू रीड, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ V स्क्वायर, जिसे आप RMS बोलोगे। तो डेफिनेटली जो वोल्टेज है ना, वो रूट मीन स्क्वायर इस वोल्टेज को ही मेजर करता है, RMS वोल्टेज को ही मेजर करता है, कैलिब्रेट करेगा। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि ऑप्शन सी तो सही है, ए और बी हमारे गलत हैं।
डी की बात करते हैं, द पॉइंटर ऑफ द मीटर इज स्टक बाय सम मैकेनिकल डिफेक्ट। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको उलझन में डालने के लिए ऐसे स्टेटमेंट मेंशन कर दिए गए हैं। अब ऐसे का एक कॉन्सेप्चुअल मीनिंग क्या है? कुछ नहीं। तो ये डेफिनेटली जो ऑप्शन है वो आपका रॉन्ग है पूरी तरीके से, है ना, ये पूरा मीनिंगलेस है। ओके, ऐसी फिजिक्स के अंदर हम इस तरह की बेतुका कॉन्सेप्ट को नहीं डाल देते वहां पे कि ये रुक जाए तो क्या होगा, ये हो जाए तो क्या होगा, है ना। तो वो मैकेनिकल डिफेक्ट को हम वहां पे मेंशन नहीं करेंगे, वो अलग इशू है। फोर्थ है, टू रिड्यूस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन एन LCR सीरीज सर्किट विद जनरेटर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, पहली चीज तो ये कब होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है बाबू जब XC के इक्वल हो जाए XL, और XC जो होता है 1 में ओमेगा C, है ना, और ये हो गया ओमेगा L होता है ना। तो इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे इसको ओमेगा नॉट या ओमेगा R आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा नॉट स्क्वायर L 1 में C। अगर मैंने ओमेगा नॉट को यहाँ भेजा तो ओमेगा नॉट यहाँ से आ जाएगा LC का ये स्क्वायर रूट। अब बस आपको ये चीज़ समझना है, L क्या है? इंडक्टेंस। C क्या है? कैपेसिटेंस। अब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में चेंजेस कब आते हैं और कैसे आते हैं? तो अगर आप इंडक्टर, है ना, के अंदर एक आयरन, है ना, आयरन को प्लेस कर दो तो फिर क्या होगा? उसकी जो इंडक्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है, और जब इंडक्टेंस इंक्रीज होगा, है ना, तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएंगे। बात करें कैपेसिटर की, तो अगर यहां पे हम कैपेसिटर के अंदर कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती हैं। दोनों बातें समझना होगा आपको, है ना। यानी ओमेगा नॉट जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द L, है ना। यानी L अगर बढ़ता है या C तो ये ओमेगा नॉट डिक्रीज होगा, है ना। L इंक्रीज हो या C इंक्रीज हो तो ओमेगा नॉट डिक्रीज होगा। डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। आ जाए ऑप्शन पे, द जनरेटर फ्रीक्वेंसी शुड बी रिड्यूस। तो आपको यहां पे एक बात ध्यान रखना होगा कि ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ये जनरेटर के फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होती है। कैसे? कमेंट करो, फिर एक्सप्लेनेशन दूंगा उसका। बी है, अनदर कैपेसिटर should be added in parallel to the first. Another capacitor should be added in parallel to the first. तो देखो, हमें अगर कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर के साथ कोई पैरेलल में कैपेसिटर ले ले तो फिर क्या होता था? पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है? पैरेलल बोला है ना, हाँ। तो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है? C इक्विवेलेंट C1 C2, है ना। दूसरा अगर कैपेसिटर ले लेते हैं तो इस तरह से आप ऐड करोगे। सीरीज में होता तो 1 में C इक्विवेलेंट, 1 में C1, 1 में C2। अब अच्छा एक चीज, रिड्यूस करना है तो डेफिनेटली अगर मैं कैपेसिटर को बढ़ा दूंगा तो ये घट जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी तो सही है। सी में आते हैं, द आयरन कोर ऑफ द इंडक्टर शुड बी रिमूव्ड। देखो, अगर हम आयरन कोर को इस इंडक्टर से बाहर कर लें तो होगा क्या? इसकी इंडक्टेंस जो होगी वो घट जाएंगे। तो जब इसकी वैल्यू घटेगी, आप देख सकते हो कि अगर L की वैल्यू घटे तो ओमेगा नॉट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहां तो मामला उल्टा हो गया, ठीक है। डी की बात करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर शुड बी रिमूव्ड। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। क्वेश्चन पे अब इस पर कोई कमेंट अभी नहीं करूंगा मैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, an inductor of reactance 1 ohm and resistor of 2 ohm are connected in series to the terminal of 6 volt RMS, है ना,
6 वोल्ट RMS वोल्टेज है, AC सोर्स, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। तो देखो पावर डिसिपेटेड इन सर्किट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो P इक्वल टू V RMS लेंगे, है ना, RMS इंटू cos फाई, ओके, पावर फैक्टर। इसको कैसे कैलकुलेट करते हो आप, और इसको मेंशन क्यों किया गया है यहाँ पे, है ना। देखो यहाँ पे सर्किट के अंदर कैपेसिटर या इंडक्टर अगर अवेलेबल हो तो यहाँ पे ये वाला फैक्टर हमें मेंशन करना होता है, और यहाँ पे फिर सोर्स क्या है, AC है, तो यहाँ पे हम VRMS और IRMS यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। DC सोर्स के लिए आप डायरेक्ट यूज कर देते P इक्वल टू VI, बट इसे आप यूज नहीं करोगे यहाँ पे, तो फिर तो VRMS IRMS cos फाई हो जाता है आपका R अपॉन में, है ना, रेजिस्टेंस अपॉन में इम्पिडेंस। सर्किट में अगर आप चेक करोगे तो केवल इंडक्टर है, ठीक है, केवल इंडक्टर है, तो उस केस में इंडक्टेंस क्या होगा, सॉरी इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, वो होगा आपका R स्क्वायर और XL स्क्वायर। तो यहाँ से VRMS IRMS R अपॉन में R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ठीक है। अब यह फॉर्मूला मैंने दे दिया, ये एक्सप्रेशन मैंने दिया, अब इसमें वैल्यू पुट करें और आंसर फाइंड करें। क्या सारी चीज़ें गिवन हैं, देख लेते हैं। वोल्टेज दे रखा है, इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस दे रखा है, यानी एक्सल गिवन है बाबू 2, रजिस्टर दे रखा है आपका, रेजिस्टेंस 2 ओम दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, एंड यहाँ पे करंट नहीं दिया है ना, करंट यहाँ पे आपको गिवन नहीं है, तो क्या करोगे, एक काम कर लो आप, है ना, यहाँ पे हम काम कर लेते हैं, IRMS कैसे निकालोगे, IRMS इक्वल टू V अपॉन में Z, है ना, V, तो ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ से आप निकाल लो। तो ये मैं एक्सप्रेशन को डायरेक्ट यहीं पुट कर लेता हूँ, तो VRMS, तो ये हो जाएगा आपका VRMS अपॉन में Z इंटू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन में Z यानी यही वाली चीज़ 2 बार इंटू हुआ, तो फाइनली R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि Z की वैल्यू ये है, तो रूट ए फाइनली A, तो ये फाइनली आपका यहाँ से आ जाएगा R, ओके। सॉल्व कर ले इसको आप, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द आउटपुट ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज मेजर्ड टू बी 24 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड टू 12 वॉट। तो यहाँ पे अगर आप वोल्टेज देखें तो वोल्टेज है आपका कितना, 24 वोल्ट। अच्छा, ये जो वोल्टेज होगा एक्चुअल में कैसा वोल्टेज होगा, RMS वोल्टेज ही होगा, एंड बल्ब का जो पावर है वो 12 वॉट गिवन है, ओके। द वैल्यू ऑफ द पिक करंट, है ना, पिक करंट की वैल्यू आपको बतानी है। तो आपको तो ये पता है P इक्वल टू VI cos फाई, ठीक है, RMS। लेकिन क्या यहां पे ये चीज मेंशन होगा, नहीं। बल्ब के केस में केवल रजिस्टर होता है, और उस केस में ये जो होगा वो 0 है ना, ये फाई जो होगा 0 यानी 1, तो इस वाली चीज को तो मैं कैंसिल कर दूंगा। देन यहां पावर आपको गिवन है 12, आपको 24 IRMS निकाल लोगे, तो यहां से आ जाएगा RMS आपका 1/2। पिक करंट चाहिए यानी मैक्सिमम, तो ये हो जाता है IRMS इंटू √2। IRMS आपका कितना आया, 1/2 इंटू √2। ऑप्शन में चेक कर लेना, क्या पहला ऑप्शन देख लो आप, वही होगा। तो ये हो जाएगा √2/2। √2 इस 2 में देखो आप, तो √2 इंटू √2 इसको लिख सकता हूँ, √2 से √2 कैंसिल, 1/√2। तो ये तो मैथ्स है, अब ये चीज़ें आप लोग करें। द करेंट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट इज मोस्ट लाइकली टू कंप्राइज द सर्किट। ठीक है, करंट पहले क्या हुआ, इंक्रीज हुआ और फिर डिक्रीज हुआ।
तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है आपको, अगर सर्किट के अंदर कैपेसिटर, इंडक्टर जैसे डिवाइसेस हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, देन इस केस में करंट पहले इंक्रीज होगा और देन डिक्रीज होगा। ये ग्राफ मैंने बताया भी था आपको। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। रेजिस्टेंस का कोई फर्क नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी के साथ कोई लेना देना नहीं है ना। एसी सोर्स में फ्रीक्वेंसी के साथ, है ना, रेजिस्टेंस का कोई भी इंटरलिंक नहीं है, जबकि इंडक्टर और कैपेसिटर, है ना, के साथ है। तो अब देखते हैं ऑप्शन इसका, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर चलेंगे, है ना। यहां पे बी रजिस्टर एंड इंडक्टर, रजिस्टर और इंडक्टर नहीं, रजिस्टर का तो कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो रजिस्टर अगर इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, उसके साथ रजिस्टर हो तो चलेगा, लेकिन अगर केवल और केवल इंडक्टर दिया है तो उस केस में करंट पहले इंक्रीज करना और फिर डिक्रीज करने वाला टर्म्स नहीं आएगा। ये कब आता है? जब आपका तीनों हो या फिर कैपेसिटर और इंडक्टर हो केवल सर्किट में। अब ये कैसे, तो कमेंट करो, फिर उस पर डिस्कस करेंगे। सी है रजिस्टर एंड कैपेसिटर, तो नहीं, ये भी नहीं होगा। अगर फिर वही चीज मैं रिपीट करना चाहूंगा कि अगर सर्किट के अंदर केवल कैपेसिटर हो और केवल इंडक्टर हो, देन उस केस में करंट ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम जाएगा और फिर डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। अब ये क्या होगा ये आप बताओगे, बट इतना दिमाग में रखना है आपको कि पहले इंक्रीज हो, मैक्सिमम करंट पहुंचे, है ना। और मैक्सिमम कब होता है, इतना तो बता सकता हूं मैं, मैक्सिमम होता है जब एक्सएल और ओमेगा एल दोनों इक्वल हो जाए, सॉरी एक्सएल और एक्सी, है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये दोनों इक्वल हो जाए। ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई कि क्या मैक्सिमम करना था। हाँ, करंट को अगर मैक्सिमम तुम्हें करना है, करंट मैक्सिमम वैल्यू तक अप्रोच कर रही है और फिर वो डिक्रीज हो रही है, तो यानी उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर तो डेफिनेटली हैं। रजिस्टर मेंशन हो या ना हो उसका कोई मतलब नहीं होगा फिर। तो ऑप्शन ए और डी तो सही हैं, बी और सी ऑप्शन सही नहीं होंगे। इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट इन सीरीज, ओके, द करंट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। ओके, मतलब फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। करंट ही बोला है ना, हाँ, द करंट इंक्रीजेस ऑन, बिल्कुल। तो ये कब पॉसिबल है? तो उस सर्किट में फ्रीक्वेंसी का रजिस्टर के साथ कोई लेना देना नहीं है। पहली चीज तो जहां भी रजिस्टर होगा उसको तो हम इग्नोर करेंगे क्योंकि उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। अब रही बात इंडक्टर और कैपेसिटर, अब यही दोनों पे केस है जो भी है। तो फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा रहे हो और करंट इंक्रीज कर रहा है, तो ये कब पॉसिबल है? इंडक्टर के केस में या कैपेसिटर के केस में? तो देखो, अगर हम बात करें करंट की, तो V इक्वल टू V अपॉन में R स्क्वायर XL माइनस XC। बात करें XL की तो 1 अपॉन में ओमेगा L, बात करें XC की तो ये हो जाएगा ओमेगा C। ओके, XL बात करें XL की तो ये हो जाएगा ओमेगा L, और XC की हम बात करें 1 अपॉन में ओमेगा C। ठीक है, ओमेगा 2 पाई FL और XC 2 पाई FC। ठीक है, बात करें फ्रीक्वेंसी की, यहाँ पे देखो
तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्सएल इंक्रीज होगा, यहां पे फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ाते हो तो एक्सए डिक्रीज होगा। समझ पा रहे हो? इस केस को समझो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट इन सीरीज, द करंट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर लाइकली टू कॉन्स्टिट्यूट द सर्किट, है ना। यानी अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो, है ना, सॉरी, फ्रीक्वेंसी अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो करंट आपका इंक्रीज हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, फ्रीक्वेंसी का रजिस्टर के साथ कोई भी इंटरलिंक नहीं है, ठीक है। तो जहां पर रजिस्टर होगा वो तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। अब बात आती है इंडक्टर की और कैपेसिटर की। तो अगर चलो मैं करंट करूं, मैं करंट, तो V अपॉन में अगर रजिस्टर और इंडक्टर मैंने ले लिया तो R स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर, रजिस्टर और कैपेसिटर ले लिया तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको। ओके, देखेंगे आगे। आर रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने पहले आपको बता दिया, है ना। अगर आर नहीं रहता है तो फिर मैं क्या लिखूंगा, आई इक्वल टू वी अपॉन में एक्सएल, आई इक्वल टू वी अपॉन में एक्ससी। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ v 2 पाई f इंटू एल। तो ये तो साफ साफ आपको दिख भी रहा होगा कि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हो, अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हो तो क्या होगा, करंट डिक्रीज होगा। इस केस में आपको साफ साफ दिख रहा है। इस केस को अगर मैं मेंशन कर लूं तो एक्स 1 अपॉन में 2 पाई एफ सी, है ना। तो ये देखो v इक्वल टू 2 पाई एफ सी, ये हुआ। तो फ्रीक्वेंसी इस केस में अगर आप इंक्रीज करते हो तो करंट आपका इंक्रीज हुआ। तो किस केस में, कैपेसिटर के केस में। अब रजिस्टर उसके साथ ऐड कर दो तो रजिस्टर का तो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। रजिस्टर का फ्रीक्वेंसी के साथ कोई लेने देना नहीं है। देन आप खुद डिसाइड कर लो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ए है तो ओनली रजिस्टर, बेकार की बात। बी है रजिस्टर एंड एन इंडक्टर, रजिस्टर एंड एन इंडक्टर नहीं, तो रजिस्टर का तो हटा ही दो, इंडक्टर बस सोचो। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाओगे इंडक्टर के केस में, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाते हो तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। सी है रजिस्टर एंड कैपेसिटर, चलेगा। डी है ओनली ए कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 10 है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड ओवर लार्ज डिस्टेंसेज एट हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा इसमें कि अगर आप बात करोगे पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करने की, तो उस केस में हम वोल्टेज को हाई रखते हैं और करंट को मिनिमम रखते हैं। वोल्टेज को हाई रखने से, है ना, जो एनर्जी है यानी हीट जो है वो कम से कम प्रोड्यूस होगा। इस केस में याद रखना कि जो हीट होता है, हीट जो प्रोड्यूस होगा वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि वोल्टेज के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये एक्सप्रेशन मैं दे रहा हूं, ये इस एक्सप्रेशन को दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना। क्या है एक्सप्रेशन, पावर लॉस आई स्क्वायर इंटू आर या पी स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर इंटू आर। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। देखो वोल्टेज अगर ज्यादा कर देंगे तो कम से कम पावर लॉस होगा, करंट आप बढ़ाओगे तो पावर ज्यादा लॉस होगा। अब ऑप्शन की बारी। फॉर अ गिवन पावर लेवल देयर इज अ लोअर करंट, बिल्कुल सही है। बी है लोएस्ट करंट इंप्लाइज लेस पावर लॉस, ये भी सही है, जितना कम करंट करोगे उतना कम पावर लॉस होगा। सी है ट्रांसमिशन लाइंस कैन बी मेड थिनर, नहीं। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस जो होता है रो एल अपॉन में ए,
अगर तुमने एरिया को कम कर दिया तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, और देख लो डायरेक्टली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर थिन कर दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा फिर। डी है, इट इज इजी टू रिड्यूस द वोल्टेज एट रिसीविंग एंड यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बिल्कुल, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को अच्छे से पढ़ ले एक बार। द पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ड्राइविंग सोर्स टू द ड्रिवन ऑसिलेटर इज P इक्वल टू आई स्क्वायर जेड, P इक्वल टू आई स्क्वायर जेड कॉस फाइव। तो पहला देखेंगे क्या है, हेयर द पावर फैक्टर cos फाइव अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो डेफिनेटली पावर जो होगा, यानी अगर cos फाइव पॉजिटिव है, हेयर द पावर फैक्टर cos फाइव इज पॉजिटिव और इक्वल टू, है ना, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 हो, देन पावर ऑल्सो विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बिल्कुल, है ना, ये आपको दिमाग में रखना है। तो पहला ऑप्शन तो सही है कि अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये भी आपका पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है, द ड्राइविंग फोर्स कैन गिव नो एनर्जी टू द ऑसिलेटर इन सम केसेस। बिल्कुल, देखो यहां पे सम केसेस जो मेंशन किए हैं ना, इसकी वजह से आंसर पे यस नो का फर्क पड़ता है, नहीं तो फिर कहना मुश्किल हो जाता, फिर इसे आप रॉन्ग बोल देते। केवल क्वेश्चन में इतना बोल देता कि ड्राइविंग फोर्स कैन गिव नो एनर्जी टू द ऑसिलेटर, तो ये गलत है, यहां पे सम केसेस लगा दिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो भी सही होगा। सी है, द ड्राइविंग फोर्स कैन नॉट साइफन आउट द एनर्जी आउट ऑफ ऑसिलेटर। इसको बहुत ही सिंपली भाषा में बोले तो जो सोर्स है वो सर्किट से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो सही है। ओके, क्या सर्किट से सोर्स एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकता है? क्या बैटरी को हमने एक सर्किट में अगर लगा दिया है तो वो जो बैटरी है, क्या उस सर्किट से, चाहे वो इंडक्टर हो, उसमें कैपेसिटर हो, रजिस्टर हो, क्या उससे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लेगी? नहीं, तो सी भी गलत है, सी भी सही है फिर, है ना, क्योंकि कैन नॉट लिखा है। डी है, द ड्राइविंग फोर्स कैन टेक अवे एनर्जी आउट ऑफ द ऑसिलेटर, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, है ना। अगर सी समझ गए तो डी में डाउट नहीं आने का। 12 नंबर है, व्हेन एन एसी वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट इज सप्लाइड टू द कैपेसिटर, द मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन प्लेट्स इज 220 वोल्ट। नहीं, कितना होगा, √2 टाइम्स ज़्यादा, है ना। बी है, द करेंट इज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज, कैपेसिटर है। अब आप कमेंट करो और ये बताओ कि यहां पे करंट लीड करेगा या लैग करेगा। इतनी तो बात समझ में आ गई कि करंट या तो लीड करे या लैग करे, सेम फेज में तो नहीं होने की, चाहे वो अगर कैपेसिटर हो और इंडक्टर के केस में करंट या तो लीड करेगा या लैग करेगा। सी है, द चार्ज ऑन द प्लेट इन इज फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज। तो बिल्कुल देखो, कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होगा Q इक्वल टू सी इंटू वोल्टेज, या EMF लिख लो आप, है ना, वोल्टेज। तो अगर आप इसका इक्वेशन देखोगे तो E नॉट साइन ओमेगा टी, तो चार्ज जो होगा C E नॉट साइन ओमेगा टी, देख सकते हो। तो चार्ज और वोल्टेज ये दोनों सेम फेज में होंगे, लेकिन वोल्टेज और करंट सेम फेज में नहीं होंगे। अब अपने दिमाग को दौड़ाओ, 13 देखते हैं। 13 क्या है आपका, द लाइन दैट ड्रॉज पावर सप्लाई टू योर हाउस फ्रॉम स्ट्रीट। तो आपके घरों तक जो लाइट पहुंचती है वो एसी है, उसका एवरेज करंट, एवरेज वैल्यू, एवरेज वोल्टेज 0 होगा। ठीक है, एसी के लिए एवरेज, चाहे वो करंट हो या वोल्टेज हो, 0 होता है। सी है, वोल्टेज एंड करंट आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री। इसका जो सी ऑप्शन है कि वोल्टेज एंड करंट आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री, तो नहीं। देखो
सर्किट में हमें इंडक्टर भी मिलेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि अब केवल हम रजिस्टर यूज कर रहे हैं, वहां पे कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है। तो जो फेज डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री रहे, वो गलत है। तो फेज डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना कि लेस देन 90 डिग्री होगा। ओके। डी है कि वोल्टेज एंड करंट पॉसिबली डिफरिंग इन फेज सच दैट, देखो यहां पे जो फेज डिफरेंस है वो लेस देन है ना, हाँ लेस देन π/2। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, मोड में दे दिया ना, लैग और लीड दोनों वाली सिचुएशन यहां पे बनाई जा सकती है। ये डिपेंड करेगा कि सर्किट में क्या क्या है, इंडक्टर, कैपेसिटर दोनों हो सकते हैं। तो ये कहना हमेशा के लिए कि जो सी ऑप्शन है कि वोल्टेज एंड करंट आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री, ये तो गलत है ना, क्योंकि फिक्स नहीं है ना कि सर्किट में क्या है। तो ये स्टेटमेंट देना ही गलत है। तो ऑप्शन आपका इसमें 4 ऑप्शन थे, तो पहला ऑप्शन जो था इस 0 एवरेज करंट, बिल्कुल। बी है 220 वोल्ट एवरेज वोल्टेज, नहीं, ये आपका एवरेज वोल्टेज तो 0 होगा। सी है वोल्टेज एंड करंट आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री, ये भी गलत है। डी है जो सही है। ओके। तो इस तरह से आप क्या करो, क्वेश्चन को करो, सॉल्यूशन देखो, लेकिन खुद से कुछ अपना भी एनालिसिस कर लिया करो। हम बहुत सारे होता है, अभी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी जिसमें बहुत सारे ऑप्शन को ही स्किप कर दिया गया है। अब आप भी क्या करोगे कि अगर वैसे ही स्किप कर दोगे तो आप ये कैसे सोच लोगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई। ये गलत है। आप ट्राई करो कि वो पार्ट वाई नॉट, क्वेश्चन पूछो कि ऑप्शन क्यों नहीं हुआ और ये हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन ढूंढो। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक फिट आ गया, चल गया। उन तीनों को भी ढूंढना है आपको कि क्यों ऐसा नहीं हुआ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।